आज के वीडियो में मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाला हूँ। मॉडल पेपर है और ये प्रश्न सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको पहले ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। कह रहे हैं एक एक वर्ग आव्यूह है जिसमें ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ए प्लस बी की पावर, यहाँ सूत्र लग जाएगा ये वाला, ए प्लस बी की पावर 3 वाला क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, 3a² b प्लस 3b²a, ये सूत्र होता है। तो ये ए के जगह पर है और ये बी की जगह पर है, तो मैं सूत्र में लगा दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा ए की घात 3 प्लस आई की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3b²a। ठीक है, ये सूत्र हमने लगा दिया। माइनस क्या है, 7a। ठीक, अब a की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ a² गुणा है, आई को कितनी बार गुणा करो, आई ही रहता है, और ये हो जाएगा a² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ, और गुणे में क्या है, आई है। देखो i² को कितनी बार गुणा करो, आई ही रहता है, और ये माइनस का क्या है, 7a। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, a² की जगह आप a रख सकते हो, a गुणा a फिर से a² हो जाएगा, और a² की जगह फिर से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो a² की जगह a रखोगे, a गुणा a² और a² की जगह फिर से क्या आ जाएगा, a। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाओ i, ये क्या है, किसी भी संख्या को i से गुणा करने वही संख्या रह जाता है, तो 3a रहेगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, a गुणा i a होता है, तो 3a माइनस क्या है, 7a। तो देखो 3 3 6 और 1 7, 7 से 7 घटा, क्या बचा, सिर्फ आई बचा। ठीक है ना, आई बचा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, आप वन शॉट वीडियोस बना रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, PYQ सारे करा दिए हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। कह रहे हैं cos² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं इंटीग्रेशन है, आई लिख लेते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है cos² x dx का, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो sin² हो, cos² हो, tan² हो, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, तो हमें खोलना पड़ता है। हम सूत्र जानते हैं, cos² x बराबर क्या होता है, 1 प्लस cos 2x बट्टे में 2 होता है, तो ये यहाँ पर हम रख देंगे 1 प्लस cos 2x बट्टे में 2 dx, यही होता है। तो 1 के बट्टे में 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx, 1 के बट्टे में 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x dx। सबका मैंने अलग अलग ले लिया इंटीग्रेशन। 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, और x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाता है, 2 है ना, बट्टे में आ जाएगा, प्लस c। तो यहाँ से हमको मिल गया x बट्टे 2, और ये आ जाएगा sin 2x बट्टे में 4, 2 दूनी। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। सी हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। sin 2x बट्टे 4 पहले लिख दिया गया है और x बट्टे 2 को बाद में लिखा गया है, यही फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फ्री में, क्लास नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। देखो माइनस है, i.i एक होता है, j.j भी एक होता है, और k.k भी एक होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर यहाँ i.j लिखा होता तो उसका आंसर क्या होता, 0। ये अवकल समीकरण दे रखा, घात पूछा है, तो घात निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, कोटि। कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, कोटि 2 है। तो फिर देखेंगे क्या ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, जी बिल्कुल है। तो जहाँ से हमने कोटि चेक की उसकी मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 3 है, तो हमारी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, अंगा नंबर में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो ए है और ये जो बी है, तो ए से बी में फलन कौन सा होगा, ये हमें देखना है, ये हमें बताना है। तो पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं, चित्र बना के ही सही हो पाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। पहले ऑप्शन पे आ जाओ,
ए मुझे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, और ए मुझे 3 भी दे रहा है। तो यहीं से पता लग गया कि एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। बी भी आपको 3 दे रहा है और सी आपको 4 दे रहा है। तो एक इनपुट ने 2 आउटपुट दे दिया, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये फलन नहीं हो सकता। फिर आ जाओ सेकंड वाले ऑप्शन में। सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाओ। ए आपको कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है, और फिर ए आपको 2 भी दे रहा है। फिर से ये ऑप्शन देखो, एक इनपुट 2 दे रहा है इसमें भी, तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरे में आ जाओ। तीसरे में आ जाओ। ए आपको क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, बी आपको 2 दे रहा है, और सी भी आपको क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, ये संभव है, लेकिन एक इनपुट कभी 2 आउटपुट नहीं दे सकता। चौथे में आ जाओ। चौथे वाला भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ए हमको 2 मिल रहा है, बी हमको 4 दे रहा है, और बी हमको 3 भी दे रहा है। देखो, तो एक इनपुट 2 दे, ये गलत, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्टिव प्रश्नों में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्नों में आ जाते हैं। कह रहे हैं सभी खंड की याद कीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2, इसका मान आपको निकालना है। और ये इस प्रकार के प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, हर साल। हम मान लेंगे कि y हमारे पास क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस के 2 है, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ पेन पेपर में इस वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है, कोहरा है, सुबह कल से लाइट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कल से लाइट नहीं है। और डिजिटल बोर्ड में बनाऊंगा तो एकदम से लाइट वाइट सब बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा बच्चों को कंटेंट मिलना चाहिए। अभी दरवाज़ा खोल के आउटडोर में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आउटडोर बरामदे में बैठ के, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एंगल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होती, नेगेटिव में दिक्कत होता है। इसमें नेगेटिव है, आप जानते हो क्या, शेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा होता है, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। लगा दो यहाँ पर। tan इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो, 10 60 बोले तो π/3, ठीक है, π/3 हो गया। और यहाँ पर सूत्र लग जाएगा पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, 2 है। तो tan इनवर्स से 10 हट गया, यहाँ बचा π/3। अब यहाँ पे आ जाओ, शेक इनवर्स है, इसका मान सेक में सोचो, सेक 60 का मान 2 होता है, 60 बोले तो π/3, तो शेक इनवर्स से सेक हट जाएगा। तो क्या बचेगा, π/3 माइनस π/3, ये बचेगा। तो π/3 माइनस पाई प्लस के π/3, तो π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 माइनस के पाई। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो लॉस ऑफ 1 ले लिया, 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 2π 3π, तो आंसर आ जाएगा माइनस के π/3, ठीक है। ऐसा एक प्रश्न हर साल आता ही आता है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो सदिश है और ये जो सदिश है आपस में लंबवत है, तो लैम्डा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। ख नंबर पे आ जाओ। तो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं, माना इसका नाम मैं ए वेक्टर दे देता हूँ और दूसरे वाले का बी वेक्टर दे देता हूँ। ए वेक्टर हमको दे रखा है 2i + j + k, और बी वेक्टर हमको दे रखा है i माइनस का 4j प्लस का लैम्डा के, ठीक है। प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्न में क्या बोला गया है कि ये लंबवत है। प्रश्नानुसार लंबवत के लिए, लंबवत के लिए, लंबवत के लिए क्या होता है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अदिश गुणनफल 0 होता है। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस का j प्लस का के डॉट, बी वेक्टर हमारे पास है i माइनस का 4j प्लस का लैम्डा के, ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो आप डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का गुणज i के साथ, इसका 2 है, इसका कुछ नहीं तो 1, 2 1 कम 2, प्लस गुणा माइनस माइनस 1
गुणा 4, 4 इसका 1, इसका लैम्डा, लैम्डा 1 कम लैम्डा, तो ये आ गया माइनस के 2 प्लस के लैम्डा, और माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो लैम्डा का मान कितना होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो पी बी अपॉन ए का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, गौ नंबर पे। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी ए 0.6, पी बी दे रखा है 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमको प्रश्न में 0.18, और हमें पी बी बट्टा ए, बी और ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं पी बी बट्टा ए बोला है, तो बी इंटरसेक्शन ए बट्टे में ए है तो ए आ जाएगा। ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है, पी बी अपॉन ए का ये सूत्र होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही होती है। तो ये 0.18 दे रखा है और पी ए का मान दे रखा है 0.6, इसके पीछे 0 बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे 2 स्थान के बाद दशमलव है, इधर भी 2 स्थान के बाद दशमलव है, ये 18/60। ठीक है, तो काटो, 6 3 18, 6 2 60, तो आंसर आ जाएगा 0.3। कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो डी वाई बट्टे डी एक्स इसके बराबर है, तो इसका व्यापक हल क्या होगा, ये हमें बताना है। हमको दे रखा है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिख देता हूँ। गिवन हमें क्या दे रखा है, डी वाई बट्टे डी एक्स किसके बराबर दे रखा है, 2 + y बट्टे में x - 2। ठीक है, ये दे रखा है। तो आप जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है ये, x वाला x तरफ ले लो, y वाला y की तरफ ले लो, तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। कर दिया वेरिएबल सेपरेबल। अब हमें क्या करना है, समाकलन कर देना दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर दोनों तरफ हमें क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे में 2 + y, और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे में x - 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2 + y, क्योंकि आप सूत्र जानते हो ना, dx बट्टे x क्या होता है, इंटीग्रेशन log x होता है कि नहीं। तो रैखिक समीकरण x की बात व्यवहार करता है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log x - 2, तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी log में ले लो, log c। ठीक, आप सूत्र जानते होंगे कि log m + log n क्या होता है, log m × n होता है। तो सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये log 2 + y, ये हो जाएगा log m × n। ठीक है, एंटी लॉग ले लोगे, दोनों तरफ लॉग से लॉग हट जाएगा, ये आ जाएगा y + 2 बराबर x - 2c। ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया, आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। कह रहे हैं x + y इतना है, x - y इतना है, x तथा y के मान आपको ज्ञात करने हैं। शानदार क्वेश्चन है। ठीक, देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है x + y कितना दे रखा है, 7 0 4 5, और x - y हमको दे रखा है कितना, x - y हमें दे रखा है -3 0 0 -3, ये हमको दे रखा है। ओके, तो एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर प्लस का y माइनस का y घटेगा, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, हमने जोड़ा है सब में। तो देखो 7 2x है ना, संगत पर जुड़ेगा, 7 और -3 जोड़ोगे कितना जाएगा, 4, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 4 में 0 जोड़ोगे 4, और 5 में से 3 घटा दोगे 2, ये 2 है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। अब
अब हर एक पद को क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। भाग दे दोगे x आपको मिल जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 2 1 कम 2, ये हमें हमारा x मिल गया। अब हमें हमारा y चाहिए, तो y करने के लिए दोबारा हल करना है। यहाँ लिख देते हैं पुनः, x प्लस वाई हमारे पास है 7 0 4 5, और ये है x माइनस वाई आपके पास -3 0 0 माइनस का 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ लिख भी देता हूँ, अब की बार हम घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कटा, सॉरी ये घटाना प्लस माइनस है, ये और ये तो जुड़ जाएगा, अब प्लस का वाई, अब ये भी प्लस का वाई हो गया, वाई और वाई कितना हो जाएगा 2y। अब देखो घटाना है, 7 में से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 और 3 10, 0 में 0 घटाओगे 0, 7 में से 0, 4 में 0 घटाओगे 4, और 5 में मैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 और 3 8, तो y क्या हो जाएगा 1/2 10 4 0 8, तो y आपका हो जाएगा, हर एक पद को 2 से भाग दे दो, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 2 चौको 8, ये हमें हमारा क्या मिल गया, y मिल गया। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 2-2 नंबर के प्रश्नों में। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। शानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ए में ये अवयव है, बी में इतने अवयव हैं, बी से ए तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी तथा आच्छादित फलनों की संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आते हैं, तो कोई टेंशन मत लो, सॉल्व करा दूंगा आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ। तीसरे का कॉ, देखो हमको दिया है, ए में जो अवयव है वो है ए बी सी, और बी में जो अवयव हमें दे रखा है वो दे रखा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम हमें क्या करने के लिए बोले, 2 चीज़ निकालनी है इसमें, बी से ए तक फलनों की संख्या, बी से ए तक फलनों की संख्या, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, संबंधों की संख्या नहीं पूछा है, फलनों की संख्या पूछा है। तो यहाँ से देखो मेरे भाई, ए में कितने अवयव हैं, ए में 3 अवयव है, बी में कितने अवयव है, बी में भी 3 अवयव है। तो बी से ए तक बोला है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि बी के पास जितने अवयव हैं उसकी पावर में लिख लो ए के पास जितने अवयव हैं, ये सूत्र होता है। तो बी में 3 अवयव है, ए में भी 3 अवयव है, 3 3 9 3 27 आ जाएगा आंसर, पहले पार्ट का आंसर, बी से ए तक फलनों की संख्या। अब हमें बोला एकाकी तथा आच्छादी फलनों की संख्या। एकाकी और आच्छादित फलन तभी निकल सकते हैं चूंकि एन ए बराबर हमारा क्या है, एन बी है, अतः जब एन ए बराबर एन बी है तभी हमारा एकाकी और आच्छादित फलनों का संख्या निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इसलिए एकाकी तथा आच्छादक फलनों की संख्या, इसका जो सूत्र होगा, क्योंकि इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, चूंकि n हमारे पास 3 है तो यहाँ पर लगता है n फैक्टोरियल सूत्र होता है इसका, तो n हमारे पास 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, आंसर आ जाएगा 6। आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, सिंपल था। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये y दे रखा है तो इसको सिद्ध करके आपको 0 लाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, ख नंबर पे आ जाओ, तो आपको y दे रखा है a cos t और प्लस में है b sin t। ओके, तो यहाँ देखो 2 बार अवकलज है ना, तो पहले 2 बार अवकलज निकालते हैं, पहली बार करते हैं अवकलज dy/dx, तो a कांस्टेंट है, cos t का अवकलज क्या होगा, -k sin t, b कांस्टेंट है, sin t का अवकलज क्या होगा, cos t। ठीक है जी, दोबारा से अवकलज करते हैं d2y/dx², तो -a कांस्टेंट
साइन टी का अवकलज कॉस टी, बी कॉस टी का अवकलज माइनस के साइन टी। अवकलज करना आपको आना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, ये ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देखिए, ठीक है, वन शॉट देखिए, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अब इसको हल करके मैं जीरो ला के दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में हमें दे रखा है d2y ओवर dx² प्लस वाई, इसको हल करके हमें जीरो लाना है। तो d2y ओवर ये क्या है बटे dx² ये है a, एक सेकेंड, x क्यों लिख दिया मैंने, t लिखा हुआ है ना, ये t है, ठीक है, ये t है, ये t है, तो a cos t माइनस के b sin t। ओके, ये दोनों डबल डेरिवेटिव है। और y का मान क्या है हमारे पास, y का मान है a cos t प्लस b sin t। ठीक, कट रहा है, माइनस का प्लस का माइनस का कटा, क्या आ गया? जीरो। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि इकाई सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, गौ नंबर पे आ जाओ। ठीक, तो हमसे क्या बोला गया है देखो, हमें ए और बी के बीच के कोण को ये चीज़ लाके दिखानी है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्योंकि यहाँ a माइनस बी है ना, तो मैं देखो अब हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ये जानते ही हो, आप जानते हो ना कि अगर a का स्क्वायर लिखना है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a डॉट a। इस नियम से इसको हमने लगा दिया। अब इसको खोल देते हैं, a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, ठीक है, फिर माइनस a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, फिर माइनस b का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, और माइनस माइनस प्लस b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ। ये वेक्टर लगाना अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लगा लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग बहुत लगता है। ठीक है, और इसमें बोल रखा है कि a और b क्या है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। चूंकि a व b इकाई सदिश है। क्या है ये, इकाई सदिश है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि a का जो मापांक का मान होगा वो एक होगा और b के मापांक का जो मान होगा वो एक होगा। a डॉट ए क्या होता है, a डॉट ए होता है a का वर्ग, तो a डॉट b, और आप ये भी जानते हैं चूंकि जो a डॉट b होता है वो b डॉट a के बराबर होता है, तो एक ही बात है। तो ये a डॉट b है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट b डॉट a को, और यहाँ से आ जाएगा b डॉट b यानी कि b का परिमाण का वर्ग। a का परिमाण b का परिमाण हमारे पास एक है, तो ये हो जाएगा एक का वर्ग, ये हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख दो ऐसे, a डॉट b टू a डॉट b, और इसके जगह पे एक आ जाएगा, तो एक और एक दो आ जाएगा, 2 माइनस a डॉट b। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो गया, ओवरनिस्ट, और अंदर आ जाएगा a डॉट b। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर आंसर कहाँ है, यहाँ तो साइन थीटा है, आपका तो दूर दूर तक नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, है कि नहीं? तो भाई मेरे रुक जा भाई, सब करेंगे। अब ये हम जानते हैं क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है ना, ए व बी के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण क्या है, थीटा है, प्रश्न में बोल रखा है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है a डॉट बी बट्टे में परिमाण a गुणा परिमाण b। ठीक है, तो a डॉट बी की जगह पे क्या हो जाएगा, आप खुद देखो। अब a डॉट बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा, परिमाण a परिमाण b हो जाएगा, गुणे में कॉस थीटा हो जाएगा।
तो परिमाण ए और परिमाण बी का मान तो प्रश्न में एक एक दे रखा है, तो 1 गुणा 1 कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कि ए डॉट बी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस थीटा रख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, तो डायरेक्ट रख देता हूँ 2, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये मान आया है, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आया और 5 नंबर में भी आ रखा है, तो आपका किस्मत होगा तो बड़े नंबर में भी आ सकता है। 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर क्या है मेरे पास a माइनस बी का वर्ग, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन थीटा बाई 2। अच्छा, और इसके बट्टे में 2 है, तो ये 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों तरफ क्या ले लोगे, वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, बट्टे में 2, और ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था आंसर, कि साइन थीटा बाई 2 1/2 a माइनस बी के बराबर होगा। हो गया, बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं गौण नंबर पर। कह रहे बिंदु ए से गुजरने वाली इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ओहो, तो भाई हम कार्तीय भी निकाल देंगे और सदिश भी निकाल के दिखा देंगे आपको। ठीक है, आपको पता है मैंने सारे चैप्टर्स के चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो बड़े भाई, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया में। अब खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारनी है तो मैं क्या करूँ, फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोगों को कदर नहीं है। मेरा दावा है आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे के आओ, अभी मत देखो वीडियोस मेरे, पेपर देने के बाद एक बार मेरे वीडियोस खोल के देख लेना, एक बार खोल के देख लेना। आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन आ रखा है अगर वो मेरे वीडियोस में ना हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं कर बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक एक्सपीरियंस बन गया है। एग्जामिनर किस तरीके के प्रश्न सेट करता है, किस तरीके के प्रश्न देता है, वो मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो बताऊंगा वही आएगा। तो गौण नंबर में दिया है, गौण नंबर में क्या दिया है, बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है हमें 3 -2 -5। ठीक है, तो जो बिंदु दे रखा है, चलो अच्छी बात है, हमें एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये रेखा है, इस रेखा का हमें क्या निकालना है, इस रेखा का हमें निकालना है समीकरण। और ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, ये हमें दी गई रेखा है, दी गई रेखा है। ठीक है, जो कि इसके क्या है, ये रेखा इसके क्या है, समांतर है। ठीक है, और दी गई रेखा क्या है, दी गई रेखा, दी गई रेखा हमारे पास है, मतलब दी गई रेखा बोलो, दी गई सदिश। तो दिया गया जो सदिश है वो है 3i, सदिश लिख देना रेखा की जगह पर है 2j -2k, इसके समांतर है। इस रेखा का समीकरण निकालना है और ये इसके समांतर है, तो इसके जो दिक अनुपात होंगे, इसके भी दिक अनुपात समान होने चाहिए। अगर समान नहीं होगा तो समांतर कहाँ से होगा, इसका दिक अनुपात 3 है, अतः दिक अनुपात क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसलिए रेखा का कार्तीय समीकरण सूत्र क्या होता है, x - x1 बट्टा a, y - y1 बट्टा b और z - z1 बट्टा c होता है। तो ये हमारा क्या है, x1 y1 z1 है। ठीक है, सूत्र में रख दो, x1 है 3, a हमारे पास है 3, y1 है -2 माइनस प्लस, b है 2, z1 है -5 माइनस प्लस, c हमारे पास है -2।
ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, कार्तीय समीकरण। अगर सदिश पूछता, सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनता, ए वेक्टर बनता, और ये हमें क्या दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो ए वेक्टर हमारा क्या हो जाता, 3i माइनस का 2j माइनस के 5 के, और बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i प्लस के 2j माइनस के 2 के। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता, सदिश रूप में पूछता, तो ये आंसर होता। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले पार्ट में। ठीक है जी, इधर आ जाते हैं अगले वाले पार्ट में। हमसे क्या बोल रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है वो वर्धमान हो। ठीक है, करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, छोटा प्रश्न है तो 2 नंबर में आया है, बड़ा प्रश्न भी आता है 8 नंबर में, 5 नंबर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट बहुत है। फलन हमें क्या दे रखा है, 3x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस के 7। ठीक है, ये दे रखा है हमें। हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। तो 3 3 9 x की पावर 2, 3 दूनी 6 x 36। अवकलज करना आता ही होगा। अब हमें क्या करना होता है, बिंदु निकालना होता है निरपेक्ष बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, निरपेक्ष बिंदु के लिए, क्योंकि बिंदु निकलेगा तभी हम अंतराल निकाल पाएंगे। क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को हमें क्या रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। तो इसको हमें 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 9, तो यहाँ से उभयनिष्ठ भी निकल सकता है। जैसे 9 है, 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। तो 3 का भागा तो कम से कम जा ही सकता है ना। तो 3 उभयनिष्ठ ले लो, 3 3 9, 3 दूनी 6x, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया। तो गुणा करने पे 36 है और घटाने पे 2, 12 36, घटाने पे 2, 3 3 9। ठीक तो है। अब देखो, गुणनखंड संभव है क्या, ऐसी 2 संख्या सोचो जिनको गुणा करने पर 36 है और घटाने पे 2 है। ऐसा कुछ है भाई, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जिसको आप गुणा कर लो और घटाने पे 2 आ जाए। तो इसका गुणनखंड ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है पॉसिबल, नहीं हो पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ना गुणनखंड नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अब जब x के मान ही नहीं निकल पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि मुझे प्रश्न नहीं आता है, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि देखो गुणनखंड पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसे 2 12 3 36, घटाने पे 2 आ जाए, कोई संख्या नहीं है, गुणनखंड ही नहीं बन पा रहा, तो मैं x के मान कैसे निकाल दूंगा। तो यहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे, 3 इंटरवल बनेगा। ठीक है, और फिर जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आएगा उस पर वर्धमान होगा, जिस पे नेगेटिव आएगा वो ह्रासमान होगा। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, तो देख लेना, कॉन्सेप्ट तो पता ही आपको, मैंने करा रखा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन एक आध मिस्टेक छप जाते हैं, अगर उसको आप अटैम्प्ट करोगे तो उसके नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं, जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है कहीं पर पावर वगैरह में, इसीलिए ये क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है। चलिए ख नंबर पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास है -π/2 से π/2, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर मैं -a से a वाला कॉन्सेप्ट सोच सकता हूँ, बट उतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको खोल दो और इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, तो देखो, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। देखो, अब साइन स्क्वायर एक्स है तो खोलना पड़ेगा, क्या होता है 1 - cos 2x अपॉन में 2 होता है, तो ये लगाओ और खोल दो, -π/2 से π/2, और इधर आ जाएगा 1 - cos 2x अपॉन में 2। अलग अलग ले लेते हैं इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर dx, -π/2 से π/2।
प्लस 1/2 प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, cos 2x dx, और लिमिट है -π/2 से π/2, ठीक है जी। तो dx कंडीशन क्या होता है, x, लिमिट है -π/2 से π/2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, x का गुणज 2 है, बट्टे में आ गया, लिमिट -π/2 से π/2, हल करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, साइन x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक है, 2 से 2 कट गया। और आप जानते हैं साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये हो गया पाई और π/2, π/2 2 है, लॉस ऑफ 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2π, 2 से 2 कटा। अब 2 से 2 कटा, साइन पाई का मान क्या होता है, 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन पाई, साइन पाई का मान क्या होता है, 0, तो ये आ गया π/2 और ये आ गया 0, इसका मान 0 होता है, 0 गुणा कुछ भी हो 0, तो आंसर आ जाएगा π/2, कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में भी आता है, 8 नंबर में भी आता है, मैंने देखा है, इसको 2 नंबर में डाला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आता है, तो इसको भी 2 नंबर में डाला गया है। तो ये 5 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बट टेंशन मत लो, हम सारे करेंगे, ठीक है। गौ नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे R1 तथा R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध है। R1 भी तुल्यता संबंध है, R2 भी तुल्यता संबंध ऑलरेडी है। तो अगर R1 तुल्यता संबंध है, तो यानी कि R1 स्वतुल्य समय संक्रामक तीनों है और R2 भी स्वतुल्य समय संक्रामक तीनों है। तो हमें यह बताना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध होगा। इसको आप कैसे लिखोगे, लिखेंगे चूंकि R1 व R2 तुल्यता संबंध है समुच्चय ए में, ठीक है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हम लिख लेते हैं। अगर ये तुल्यता संबंध है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। R1 R2 खुद में स्वतुल्य है ही है, चूंकि A, A किस में है, R1 में है, व A, A किस में है, R2 में है। क्यों, क्योंकि R1 R2 तुल्यता है, तो ये स्वतुल्य तो होंगे ही होंगे। अगर R1, इसका मतलब क्या, A, A R1 है, यानी कि R1 स्वतुल्य है, R2 भी स्वतुल्य है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि A, A अगर A, A R1 में, A, A R2 में है, तो A, A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा ही होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा ही होगा। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, स्वतुल्य है। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहा है, इस समुच्चय से आ रहा है। प्रॉपर लिखना है इस तरीके से। नंबर 2 सम्मित का चेक करो। सम्मित के लिए भी वैसे ही बात करेंगे। देखो मान लेते हैं, माना A, B है R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। जहां ये जो A है और ये जो B है वो कहाँ से आ रहा है, इस समुच्चय से आ रहा है, समुच्चय A से आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, अगर A1, B, ठीक है, A1 AB अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका सीधा मतलब है कि ये चीज़ R1 में भी होगी और ये चीज़ R2 में भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, A, B R1 में भी होगा तथा A, B
R2 में भी होगा, इंटरसेक्शन है ना, मतलब उभयनिष्ठ है, ये चीज़ इसके अंदर भी है और ये चीज़ इसके अंदर भी है, क्योंकि A, B अगर R1 में है तो B, AB किस में होगा, R1 में होगा, क्योंकि R1 क्या है, R1 सममित है, तुल्यता संबंध सममित है, तथा अगर A, B R2 में है तो B, AB कहाँ होगा, R2 में होगा, क्योंकि R2 सममित है। अब देखो B, A अगर R1 में है, B, A अगर R2 में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि B, A R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में है, दोनों के उभयनिष्ठ में है। आप ये लेके चले थे और आप यहाँ पे पहुँच गए, आपने A का संबंध B में दिखाया था और यहाँ पर आपने B का संबंध A में दिखा दिया, ठीक है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, सममित है, सममित भी दिखा दिया आपने। अब आपको क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। क्या दिखाना है, संक्रामक। संक्रामक पे बात करते हैं, तो संक्रामक पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं, दो मानना पड़ता है ना, यदि ए का संबंध बी में है, अगर ए, बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तथा बी पे खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट करो, बी, सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए का संबंध सी, ए, सी R1 इंटरसेक्शन R2 में जरूर होगा, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ देखो, अगर A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि A, B R1 में होगा, तथा A, B R2 में भी होगा, क्योंकि R1 और R2 क्या है, तुल्यता संबंध है, यहाँ से आ गया। उसके साथ साथ अगर B, C R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो B, C R1 में होगा, तथा B, C R2 में भी होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, A, B R1 में है, B, C R1 में है, चूंकि A, B R1 के में है, तथा B, C R1 में है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि A, C किस में है, R1 में है। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाओ, एक A, B R1 में दिखाया, B, C R1 में दिखा दिया, तो ये भी R1 में हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, A, B R2 में है, तथा B, C R2 में है, इसलिए A, C भी कहाँ होगा, R2 में हो जाएगा, हो जाएगा। देखो, क्योंकि R2 आप खुद में क्या है, तुल्यता बोला है, तो खुद में ये क्या है, संक्रामक भी है, तो ये चीज़ तो हो गई होगी, चूंकि R1 व R2 संक्रामक है, ये ज़रूर लिख देना, तभी ये चीज़ आ रही है, तभी ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब देखो, आपने A, C R1 में दिखा दिया, A, C R2 में दिखा दिया, चूंकि A, C R1 में है, तथा A, C R2 में भी है, इसलिए A, C इनके दोनों के उपनिष्ठ में जरूर है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, अर्थात R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो आपने क्या दिखा दिया तीनों में, चूंकि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ठीक है, अर्थात R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, ये लास्ट में लिख दोगे, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है, ये लास्ट में लिख देना, हो जाएगा आराम से। अब आ जाते हैं घ नंबर में, कह रहे हैं A, B तथा C सदिश है और A प्लस B प्लस C हमारा 0 है, तो इनका मान क्या होगा, ठीक है, इनका मान क्या होगा। आंसर तो मुझे रटा रटा है, आंसर आएगा -3/2, देख लेना, दिया है हमें क्या दे रखा है,
हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो a डॉट बी निकालना है, तो अगर मैं बार बार लगाता रहूँगा ना वेक्टर वेक्टर ऊपर, तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो आप खुद से लगा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं a का अदिश गुणन करने पर। a का अदिश गुणन कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखो a डॉट a प्लस बी प्लस सी 0 डॉट, यहाँ से डॉट करो, आगे से करो पीछे से करो फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा a डॉट a, फिर ये हो जाएगा a डॉट बी, और ये हो जाएगा a डॉट सी 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी लग रहा है मुझे, कह रहे हैं a b तथा c मात्रक सदिश होने चाहिए थे, यहाँ मात्रक नहीं लिखा हुआ है। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कमी है, यहाँ पर मात्रक लिखना ये भूल गया, मात्रक सदिश है, क्योंकि बिना मात्रक सदिश के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। मात्रक सदिश बोलेगा तो इसके जगह पे मैं क्या उपयोग करूँगा, एक उपयोग करूँगा। तो यहाँ पे भी मिस्टेक है और यहाँ पे भी मिस्टेक था इस पेपर में। ठीक है, तो मात्रक सदिश होगा a डॉट a का मान क्या हो जाएगा, मापांक a का वर्ग, मापांक a का वर्ग, और ये हो जाएगा a डॉट b a डॉट c। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, एक रखोगे, एक का वर्ग एक, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, प्लस का वन इधर आके माइनस का वन हो जाएगा। ठीक, 3 बार करना है ऐसा आपको। फिर से आ जाओ, a प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 है, आप क्या ले लोगे, आप b का अदिश गुणन लोगे, b का अदिश गुणन करने पर। ठीक है, तो b डॉट a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा b डॉट a, b डॉट b और b डॉट c, 0 डॉट b 0। तो b डॉट a को मैं a डॉट b लिख सकता हूँ, a डॉट b b डॉट a के बराबर होता है, और b डॉट b क्या है, मापांक b का स्क्वायर, और यह b डॉट c। ठीक है, तो a डॉट b प्लस b डॉट c, और इसके जगह पे आ जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा a डॉट b डॉट c, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। ठीक, तीसरा बार करना है। फिर से हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, हमें क्या करना है, c का अदिश गुणन लेना है, c का अदिश गुणन करने पर, तो c डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 डॉट सी। तो ये हो जाएगा c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c 0। c डॉट a को लिख सकता हूँ मैं a डॉट c, c डॉट b को लिख सकता हूँ मैं b डॉट c, और ये हो जाएगा c के मापांक का वर्ग। तो ये आ जाएगा a डॉट c b डॉट c, इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा a डॉट c b डॉट c, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, तीनों समीकरणों को जोड़ देना है, तीनों समीकरणों को जोड़ देना, समीकरण 1 2 और 3, इनको क्या करना है, जोड़ देना है, तो हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 2 प्लस 3 से, तो बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, a डॉट बी a डॉट सी, फिर यहाँ आ जाएगा a डॉट बी डॉट सी, फिर यहाँ आ जाएगा a डॉट सी बी डॉट सी, और -1 -1 -1। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ा, दायां वाला दाईं तरफ। a डॉट बी 2 बार है, b डॉट सी 2 बार है, और c डॉट a a डॉट सी लिखो, c डॉट a लिखो, बात है कि ये भी 2 बार है, और यहाँ आ जाएगा -3। तो a डॉट बी डॉट सी डॉट a, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो आंसर आ जाएगा -3/2। मैंने बोला था स्टार्टिंग में आंसर कितना है, -3/2। आराम से हो गया, कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है,
तो आज के वीडियो में हम यहाँ रखते हैं। इस वीडियो पर जैसे ही आज 1000 लाइक करोगे, उसके अगले वीडियो वाले वीडियो में 5 नंबर के, ठीक है, 5 नंबर के और 8 नंबर के जो वायरल क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे विद फुल सोल्यूशन। ये ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना। जय हिंद।